हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो आज हम देखने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और उनकी परतें। सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर है क्या। अगर ये हमारा अर्थ है तो इसके जो सराउंडिंग है ये हमारा एटमॉस्फेयर कहलाएगा। ये लेयर्स, सबसे पहले कि कौन कौन से लेयर्स है आपको थोड़ा पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स है, कुछ हायरार्की है लेयर्स की, बॉटम टू अप। और सेकंड में देखेंगे हम कंपोजिशन। कंपोजिशन में जैसे कि गैसेस एंड अदर थिंग्स जो भी अर्थ के सराउंडिंग में होते हैं उसका हम कंपोजिशन देखेंगे। शील्ड देखेंगे। शील्ड हम स्पेसिफिकली ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि ओजोन लेयर जो है हमारा वो किस तरीके से एक शील्ड का काम करता है अर्थ के लिए। वेदर एंड क्लाइमेट देखेंगे। यहाँ हम वेदर एंड क्लाइमेट में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं पहले कि वेदर एंड क्लाइमेट होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं वेदर की बात करूं एंड क्लाइमेट की बात करूं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदर एक शॉर्ट पीरियड टाइम होता है और क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, इसमें हम डाटा लेते हैं पास्ट का, लॉन्ग टाइम पीरियड का। ये कोई शॉर्ट टाइम फिनोमेना नहीं है कि क्लाइमेट 2 दिन में चेंज हो गया। ठीक है, वो अगर 2 दिन वाला होगा तो हमारा वेदर हो जाएगा, बट अगर हम लॉन्ग टाइम का देख रहे हैं तो हमारा क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक प्लेस की बात करते हैं। प्लेस में हमारा सबसे मेजर जो आएगा या कोई पर्टिकुलर प्लेस आएगा। पर्टिकुलर प्लेस वेदर में एंड क्लाइमेट में हम रीजन की बात करते हैं। इसमें कोई बड़ा रीजन आएगा कि किसी बड़े रीजन में किस तरीके से वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है या वहाँ का क्लाइमेट कैसे रहता है। जैसे हम बात करें अपने अर्थ की, तो हमें पता है ये जो इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पे हमें कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसी तरह पोल्स की बात करें तो पोल्स में हमें कैसे देखने को मिलता है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। तो हम इन्हीं चीज़ों से क्लाइमेट और वेदर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्लाइमेट और वेदर किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो हम क्लाइमेट और वेदर की बात भी करेंगे कि कौन से लेयर में किस तरीके का अलग क्लाइमेट होता है, ठीक है, या वेदर होता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, जिसमें कि हमने देखा था कि प्रेशर सिस्टम हमारा अर्थ का कैसा है। तो प्रेशर हमने अर्थ के अंदर का देखा था, जिसमें कि हमने बात की थी लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर। ठीक है, हमने ये सब देखे थे अपने जब हमने प्रेशर वाली क्लास किया था उसमें। फिर एयर कंपोजिशन। एयर का कंपोजिशन कैसा रहता है, कौन कौन सी एयर्स है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस कंपोजिशन है एयर्स का, कहाँ पे लो कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये सभी हम, तो ये सब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स से, जिसमें कि सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, हम इसके प्रॉपर्टीज पे नहीं जाएंगे। हम आगे इन्हीं लेयर्स पे बात करेंगे वन बाय वन। सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, थर्ड वन मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, लास्ट वन। एक्सोस्फेयर से पहले एक और लेयर भी आती है जिसे हम आइनोस्फेयर कहते हैं। आइनोस्फेयर एक्सोस्फेयर का ही एक लेयर होता है, जो कि एक्सोस्फेयर से हम पहले से पढ़ते हैं कि आइनोस्फेयर भी एक लेयर होता है, बट हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज रहते हैं। ठीक है, तो हम इसे एक ही लेयर में पढ़ सकते हैं एक्सोस्फेयर में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हम इसमें पिक्चर्स देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से लेयर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं
हॉट एयर बैलून, जो बैलून वाला हम हमारा एक होता है फ्लाइंग वगैरह का, वो हम यहाँ पे देखते हैं फ्लाइंग, अगर किसी ने किया होगा, ठीक है। और एरोप्लेन्स वगैरह भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सेकंड वाले में हम क्या देख रहे हैं, रेडियो साउंड्स वगैरह हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिख रहा है मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स एंड मीटियोर्स। मीटियोर्स अगर आपको नहीं पता है तो मीटियोर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से छोटे छोटे टुकड़े आते हैं रॉक्स के या स्टार्स के टूटने के वजह से या प्लेनेट के, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। ये ज़्यादातर रॉक्स होते हैं एक तरीके के ही, जो कि डिफरेंट कंपोजिशन से बने होते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है। फिर हमारा थर्मोस्फेयर, देन हमारा एग्जोस्फेयर में आप देख रहे होंगे कि हमारा सैटेलाइट का कंसंट्रेशन यहाँ पे रहता है, जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से होते हैं। जियो स्टेशनरी ये हमारे हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होते हैं। हम कभी इन पे भी क्लास करेंगे सैटेलाइट्स कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से रेंज पे होते हैं, कितने हाइट पे कौन से सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अलग क्लास होगा। तो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा इमेज के थ्रू बताना चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ें किस लेयर्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पहली लेयर, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और हिंदी में हम श्रोमंडल कहते हैं। The troposphere contains approximately 75% of the total mass of the atmosphere, where weather phenomena occurs. यहाँ पे क्या है, इस 75 जो % हम वेदर के फिनोमिना देखते हैं वो हमारे इस लेयर के अंदर होते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर है, इस लेयर के अंदर हमारे 75% वेदर फिनोमिना यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जिसमें कि आप रेनफॉल को ले लो, या क्लाउड्स, या विंड्स, ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी, हमें इस लेयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ की जो सराउंडिंग है, ये ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि डेंस में रहता है, डेंस रहती है यहाँ पे हर चीज़ का, लाइक प्रेशर, विंड्स, वाटर पेपर और गैसेस। ये सब चीज़ें आपको हमारे फर्स्ट लेयर में हमें सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा रहती है हमारे सरफेस की तरफ। अर्थ इन चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो मेन रीज़न तो ये हो गया, इसलिए आपको इस लेयर में सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है वो 8 to 15 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगा, या कहीं पे ये 9 to 16 किलोमीटर भी होगा, ठीक है। अब 9 to 16 या 8 to 15 किलोमीटर तक कैसे है, तो अगर हम बात करें पोल्स की, पोल्स में ये रहता है हमारा 8 किलोमीटर तक या 9 किलोमीटर तक। एंड जब हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे हमारा रहता है 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर तक, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ये हमने अपने प्रेशर वाले क्लास में भी देख लेते हैं कि बेल्ट्स जो हमारे कौन कौन से हैं। आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए इक्वेटर कौन सा है, ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, टेम्परेट एरिया कौन सा है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है। उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हमें एक चीज़ देखना है, हमने वर्टिकल टेम्परेचर अभी तक नहीं देखा था, बट हमने एक लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट देखा था। लैप्स रेट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो टेम्परेचर क्या होता है कि जनरली जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में बढ़ते हैं, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होने लग जाता है। हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, अभी ट्रोपोस्फेयर की फर्स्ट लेयर की बात करें, हम अपने अर्थ की फर्स्ट लेयर की बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते हैं, ठीक है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर या पर किलोमीटर, ये इस रेट से टेम्परेचर गिरता है, जो हमारा यूनिवर्सल या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देख लिया था कि टेम्परेचर कैसे लैप्स रेट कैसे क्या होता है और ये किस रेट से डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर हमें देखना है ट्रोपोस्फेयर का, कि ये ट्रोपोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर गिरता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर।
ठीक है। उसके बाद वेदर, वेदर की बात करें हम तो क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन सच एज रेन, स्नो, हेल, वेरियस एटमॉस्फेयर फिनोमेना लाइक थंडरस्टॉर्म, hurricanes, tornadoes. It is also the layer where most of the earth water vapor is found. ठीक है, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे मोस्ट ऑफ दी चीजें हैं वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो अपर लेयर्स है उसमें हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं रह पाता, ज़्यादातर चीज़ें हमारी यहीं रह होती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए आपको जो मैक्सिमम वेदर फिनोमिनाज है वो भी आपको ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एयर कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारी नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा 78% एंड ऑक्सीजन है 21%, ये और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर, ठीक है, ये आर्गन, जो हमारी गैसेस का जो हमारा हायरार्की है वो हमें ज़्यादातर गैसेस यहीं देखने को मिल जाएगी। फिर से एयर प्रेशर भी हमारा जैसे जैसे हम अर्थ में ऊपर जाते हैं हमारा जो एयर प्रेशर वो भी है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो एयर प्रेशर का कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा हमारा सरफेस पे होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारा एयर प्रेशर भी घटने लग जाता है। 75% जो हमारा एयर प्रेशर है वो हमें नियर दी सरफेस देखने को मिल जाता है और ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिल जाता है। हम बात करेंगे सेकेंड लेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। लोकेशन की बात करें तो ये हमारा 50 किलोमीटर तक देखने को मिल जाता है। अब हमने ट्रोपोस्फेयर की बात की थी, ट्रोपोस्फेयर हमारा कितना था, 8 to 15 किलोमीटर तक। अब इसके ऊपर जो शुरू हो रही है ये हमारा आएगा स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर हमारा 50 किलोमीटर तक आएगा। और टेम्परेचर की बात करें तो its lower boundary called the tropopause, the temperature remain relatively constant or may even increasing slightly with increasing altitude due to the absorption of solar ultraviolet radiation by ozone molecules। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इस जोन में ही हमें टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीजिंग देखने को मिल जाता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे हम हाइट के साथ ऊपर को जा रहे हैं यहाँ से टेम्परेचर हमें थोड़ा बढ़ने को देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जितना कि हमें है। टेम्परेचर यहाँ पे इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें पता है यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन भी है, ओजोन लेयर। ठीक है, हम इसे अभी आगे देखेंगे। ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सन की जो रेडिएशंस होते हैं हमारे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर, इस लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन लेयर की बात करते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन O3 आपको पता होगा, मॉलिक्यूल्स इन द लेयर ऑब्जर्व एंड इफेक्टिवली शील्ड दैट अर्थ सरफेस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द sun harmful ultraviolet radiation. The concentration of ozone in the stratosphere peaks between 10 km to 50 km above the earth surface. अब 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक बोल रहा है कि ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बट ये तो एक एवरेज हाइट दे दिया इन्होंने कितने इसमें हमें देखने को मिल जाता है। बट हमारा जो ओजोन लेयर है वो हमें 20 से 35 तक जो ये वाला हमारा एरिया है इसके बीच हमें क्या देखने को मिल जाती है, ये शील्ड, इसकी एक मोटी परत देखने को मिल जाती है कि ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है ओजोन लेयर का वो यहाँ पे होगा, बाकी ये होगा इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हमें इस हाइट पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, स्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है। स्टेबल एटमॉस्फेयर क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर वेदर फिनोमिना है, हमने अभी बात किया था जब हमने इससे पिछली वाली लेयर पढ़ी थी कि ज़्यादातर जो हमारे वेदर फिनोमिना है वो कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर में है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ ज़्यादा को देखने को मिल जाता है। यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता है इस लेयर तक, इसलिए हमें ये थोड़ा स्टेबल कंडीशन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे अल्ट्रावायलेट रेज है, A, B और C अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हार्मफुल होते हैं, बट इसको जो हमारे ओजोन लेयर है वो इसको एंटर नहीं होने देते हैं। ठीक है, एयर कंपोजिशन देख लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें हम, ये वाली लेयर, सेकंड लेयर। एयर कंपोजिशन की बात करें
तो यहाँ पे क्या है, हमारी गैसेस है वो देखने को मिल जाती है, बट जितनी कंसंट्रेशन हमारी गैसेस की यहाँ होती है उतनी यहाँ नहीं हो पाती है। अब जेट स्ट्रीम की बात करें, अभी जेट स्ट्रीम्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स आर हाई स्पीड नैरो एयर करंट्स दैट flow from west to east. These jet streams such as polar jet streams and subtropical jet streams. ये jet streams होते हैं हमारे polar और subtropical। क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, फर्दर क्लासेस में देखेंगे, तो अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये हमारे कहाँ चलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं, ठीक है, सेकेंड लेयर में चलते हैं। हाई स्पीड जेट स्ट्रीम्स होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट इनका डायरेक्शन होता है, ठीक है। आर इंपॉर्टेंट फॉर दी एविएशन एंड वेदर पैटर्न, ठीक है। एविएशन क्या होता है, एविएशन जो हमारा है वो हमारा एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होता है। एयरक्राफ्ट जितने फिनोमेना होता है उसे हम एविएशन, थ्रू दे आर जनरली वीकर एंड लोकेटेड हायर इन द स्ट्रेटोस्फीयर कंपेयर टू दोज इन द ट्रोपोस्फीयर। फिर देखते हैं हम लिमिटेड वेदर। यहाँ क्या वेदर फिनोमेना में लिमिटेड ही होगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर में ही ज्यादा कंसेंट्रेशन देखने को मिलता है हमें अपने गैसेस का, अपने मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वेदर कंडीशंस भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे कुछ एयरक्राफ्ट क्रूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैसेस नहीं है, कोई गैसेस का ज़्यादा कंसेंट्रेशन नहीं है और कोई वेदर फिनोमिना भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल जाता है। और कुछ यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाइंग करते हैं, स्मूथली फ्लाइंग करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे मेसोस्फीयर और मध्यमंडल। बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फीयर इज द मेसोस्फीयर, एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, हम इसे 80 किलोमीटर तक भी रख सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, रीचिंग द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज वेयर मीटियोर्स बर्न अपॉन एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ क्या है कि मीटियोर्स का हमें देखने को मिल जाता है, हमारी अर्थ में एंटर करते हुए हमें मीटियोर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बस यहाँ पे मेसोस्फीयर का ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे टेम्परेचर फिर से हमारा फॉल कर जाता है। क्यों ये इसलिए फॉल करता है कि हमने देखा था कि जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है इसमें भी टेम्परेचर फॉल करता है, इसीलिए हमारा कंसिडर होना क्या चाहिए था कि टेम्परेचर हमारा फॉल ही करना चाहिए था जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर और जो हमारी बाकी मॉलिक्यूल्स है, एयर पार्टिकल्स है, वाटर पेपर है, सब चीजें हमारी क्या है, कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम होता है हमारा इस एल्टीट्यूड तक, तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए था। बट हमने देखा कि जो हमारी सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, सिर्फ किसकी वजह से, ओजोन लेयर की वजह से। ओजोन लेयर की वजह से यहाँ पे क्या आता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बट अभी मेसोस्फीयर में हम जब आते हैं यहाँ टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर, हमारी फोर्थ लेयर के बारे में, जिसे हम तापमंडल भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि जो हमारे सन की जो रेडिएशंस है वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं इन लेयर से ऊपर, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमें अब कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए दिखेगा, ठीक है। अबव द मेसोस्फीयर लाइज द थर्मोस्फीयर एक्सटेंडेड फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर to the outer limits of the earth atmosphere, ठीक है, which can vary based on the solar activity. The temperature in this layer can increase significantly due to the absorption of high energy solar radiation, ठीक है। हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन क्या होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे को टेम्परेचर भी ही जो इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगा। डिस्पाइट दी हाई टेम्परेचर द thermosphere would feel cold to human sense because of the low density of particles. अब हम पार्टिकल्स के रिलेशन में देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन जो है यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ लेयर की, जिस एक्सोस्फीयर और ब्रह्मंडल, ठीक है। द एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर एंड लोकेटेड बियॉन्ड द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर से भी बाहर लाई करती है हमारी, हम एक्सोस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट ग्रेजुअली ट्रांजिशन इनटू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। द एक्सोस्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स, ठीक है, सबसे कम गैस पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे हमें इस लेयर में।
and individual atoms and molecules can travel long distance before colliding with each other. It is from this layer that some gases and particles can escape into the space. ठीक है, कुछ particles और कुछ gases जो है वो आपको space में मिल जाएंगे, क्योंकि वो मूव आउट कर जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ थोड़ा बहुत कुछ कंसंट्रेशन देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादातर हमें यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। ये था हमारा पूरा फिनोमिना ऑफ लेयर्स के बारे में। टेम्परेचर किस तरीके से बिहेव करता है हमारे डिफरेंट लेयर्स में, तो हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यहाँ देखिए, यहाँ 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा है 0 के और 50 के बीच। तो 30 डिग्री से क्या हो रहा है, 0 डिग्री पहुंचा, 0 डिग्री से फिर और कम हो रहा है तो कितना पहुंचा, -50 डिग्री। हमारा -50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रोपोपॉज आता है। ट्रोपोपॉज जो कि एक ट्रांजिशनल एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हमें इंक्रीज देखने को मिल जाता है या कांस्टेंट देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, उसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल जाता है। और ट्रोपोपॉज में भी ये स्टैटिक देखने को मिल जाता है या इंक्रीजिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ -50 डिग्री से कितना, 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ -50 पहुंच गया था ट्रोपोस्फेयर में। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फिर से स्ट्रेटोस्फेयर में। और मेसोस्फेयर की बात करें तो फिर से टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हमारे कम देखने को मिलते हैं, गैसेस हमारी कम देखने को मिलती है, और मॉलिक्यूल्स हमारे कम देखने को मिलते हैं, वाटर पेपर हमारे कम देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इस लेयर में फिर से। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज होता है, यहाँ पे अराउंड हमारा -82 -100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाता है। हम कर रहे हैं मेसोस्फीयर की बात। उसके बाद हम आएंगे अपने थर्मोस्फीयर लेयर में, जो कि हमारी 4th लेयर है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करने को मिल जाता है और बहुत तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ पे हमारी एब्जॉर्प्शन होता है हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन का। ठीक है, हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन क्या होते हैं, यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए देखने को मिलता है, और एक्सोस्फीयर में कंटिन्यूसली फिर से इंक्रीज होता है। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा आगे बियॉन्ड दी एटमॉस्फेयर चलता रहता है। ठीक है, जहां तक हमारा एटमॉस्फेयर है सेम कंटिन्यूस यही चलता रहता है। तो हमें सिर्फ अभी क्या याद रखना है, हमें इतना याद रखना है कि हमारे, अगर हम 5 लेयर्स की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स की बात करें, पहली लेयर में क्या हुआ, हमें डिक्रीज देखने को मिला टेम्परेचर में, फिर सेकंड लेयर में हमें इंक्रीज देखने को मिला, फिर थर्ड लेयर में हमें फिर से डिक्रीज देखने को मिला टेम्परेचर में, और 4th लेयर में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, और 5th लेयर में हमें फिर से इंक्रीज देखने को मिलता है। तो आपको सिर्फ इतना सा चीज़, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। टेम्परेचर को हमेशा पूछते हैं, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो टेम्परेचर को हमेशा पूछेंगे, और आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही डालेंगे कि अगर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, और अगर मेसोस्फीयर में डिक्रीज हो रहा है तो क्यों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देख ली। तो हमने देख लिया हमारे डिफरेंट लेयर्स, पहला ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड मेसोस्फीयर, एंड 4th थर्मोस्फीयर, एंड 5th एक्सोस्फीयर। और हमने देख ली कि यहाँ टेम्परेचर कैसे बिहेव कर रहा है डिफरेंट लेयर में। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि हर लेयर के बीच में एक लेयर है जो कि इसी लेयर के नाम पे पड़ी है, जहां पे एक लेयर खत्म हो रही है और सेकेंड लेयर हमारे शुरू हो रही है। तो इस लेयर को हम नाम देते हैं ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। ठीक है, ये इन्हीं लेयर के नाम पे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर खत्म हो रही है और एक लेयर शुरू हो रही है, और यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा
कोई भी फिनोमिना हमें देखने को नहीं मिलता है इन लेयर्स में। ये एक स्टैटिक्स लेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये ट्रांजिशनल लेयर होते हैं इन लेयर्स के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा वेदर और क्लाइमेटिक फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। तो बस ये छोटा सा वीडियो था हमारे एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ और उनके लेयर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।